नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में, जहां हम बातें करते हैं ढेर सारे प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सवालों के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हमारे दौर में झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की होड़ चल रही है और मैं आपके लिए यहां हर रोज़ एक नया वीडियो ले कर आता हूं, जिसमें मैं आपको इससे संबंधित, इस प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित ढेर सारे सवाल, कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे उसके उत्तर की पहचान करनी है, कैसे आप इसके परीक्षा में सफल बना सकते हैं, इसके बारे में ढेरों जानकारियां लेकर मैं आपके समक्ष आता हूं। और आज भी मेरे पास, जैसा कि मैं रोज़ आपको 25 सवाल आपके समक्ष रखता हूं, लेकर आता हूं और उसे कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आज फिर से चलते हैं हम लोग उन सवालों की ओर, जहां 25 सवाल आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कैसे उसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए चलें। हमारा पहला सवाल है कि छमाही में कौन सा समास है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि वैसे शब्द जो किसी संख्यावाचक शब्द से शुरू होते हैं, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वे द्विगु समास कहलाते हैं। ऐसे जो भी समास हैं वे द्विगु समास कहलाएंगे। इसलिए हमारा द्विगु समास सही हो जाएगा। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से चंद्र प्लस उदय, यहाँ है हमारा सवाल है कि चंद्र प्लस उदय का सही संधि का रूप क्या होगा। यानी संधि विच्छेद से संबंधित सवाल है और ये स्वर संधि है। अ के साथ उ को जोड़ा जाता है तो ओ बन जाता है, यानी चंद्र प्लस उदय का सही विकल्प होगा चंद्रोदय। अ और उ को मिलाने से ओ बनता है जब स्वर वर्ण, दो स्वर वर्ण यानी अ, पहला पद अ हो, दूसरा पद उ हो, अगर ये दोनों मिलते हैं तो अ और उ मिलके ओ बन जाते हैं। इसलिए सही उत्तर है चंद्रोदय। अगला सवाल हमारा है, जेब भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी जेब भरना ये मुहावरा है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सही अर्थ क्या है। तो रिश्वत लेना, रिश्वत लेने को अपनी जेबें भरना कहा जाता है मुहावरे में, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। यानी पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें 3 शब्द कॉलम ऐसे हैं जो पत्नी के पर्यायवाची हैं, इसमें एक ऐसा शब्द है जो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। यानी भार्या, दारा, वामांगी और भगिनी। भगिनी का अर्थ बहन होता है, तो ये जो शब्द है ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सही उत्तर हमारा होगा नंबर 4। अगला सवाल है, उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ होते हैं, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है या बाद में, ये बताना है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि उपसर्ग सबसे मतलब जब भी लगता है तो शब्द के ठीक पहले, प्रत्यय वो शब्द के बाद लगता है। तो शब्द के पहले यानी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है, इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 1। अगला सवाल है, धरती माता की पूजा करनी चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी रेखा खींची गई है धरती के नीचे, यानी धरती का पर्यायवाची हमें ढूंढना है। तो धरती का पर्यायवाची होगा, आप देखिए यहाँ वसुधा, क्योंकि दारा का मतलब पत्नी होता है, तनया मतलब पुत्री होता है और धिया मतलब भी पुत्री होता है। तो वसुधा ही एक शब्द है जो धरती का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा सही विकल्प है 3। अगला सवाल है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। यानी मछली का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग इनमें से किस ऑप्शन में किया गया है। जैसे सर्पगंधा, मत्स्य, हस्ती, इग्लू, तो मत्स्य का मतलब मछली होता है, इसलिए नंबर 2 हमारा मछली के पर्यायवाची को संबोधित करता है, इसलिए सही ऑप्शन है 2। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि लिंग के बारे में, और लिंग 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, ये हिंदी में है। तो हिंदी भाषा में 2 ही लिंग हैं,
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अब यहाँ हमें देखना है दोस्तों कि पुल्लिंग कौन नहीं होता है। तो हाथी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, लेकिन नदी, चाहे नदी नाम जो भी रहा हो, नाम ब्रह्मपुत्र हो सकता है, नाम सोन हो सकता है, नाम दामोदर हो सकता है, लेकिन नदी हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है, इसलिए पुल्लिंग नहीं है तो नदी, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। यानी शुरू में जो हमने पढ़ा द्वंद्व समास, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसमें क्षमा चाहेंगे वो द्विगु समास था। द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं, यानी बीच में योजक चिन्ह होता है और वो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो द्वंद्व समास इसमें हमें छांटना है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें योजक चिन्ह हैं और ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। और एक उपकुल, इसमें ना तो योजक चिन्ह है और ना ही दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसलिए हमारा जो सवाल है कि द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है तो उपकुल हो जाएगा, यानी सही विकल्प होगा 1। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस वाक्य विकल्प को का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। यानी पूछा गया है कि सप्ततंत्र जो आपको एक शब्द दिया गया है, तो इसका समासिक शब्द है ये, इसका सही विग्रह क्या होगा। यानी ये जो एक शब्द लिखा गया है इसके लिए अनेक शब्द क्या होगा। तो सप्त मतलब 7 और तंत्र मतलब तंत्र, यानी 7 तंत्र। अब यहाँ शुद्ध रूप होता है कि उसके साथ जब इस तरह के कुछ शब्द आते हैं तो उसमें हम लोग का समाहार लगाते हैं, तब वो शुद्ध होता है, यानी 7 तंत्रों का समाहार, इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा 4। अगला सवाल है, यदि प्लस अपि यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है। यानी यदि और यदि प्लस अपि जो हमारा शब्द है यद्यपि, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो यदि ई और अ मिलके य बन जाता है, यहाँ देखेंगे कि ई प्लस अ बराबर य जो बनता है, तो ई ऐसे शब्द यण संधि कहलाते हैं, जिसमें हर्षई के साथ दूसरा स्वर वर्ण जुड़ता है तो य बन जाता है, तो ये यण संधि कहलाएगा, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। यानी स्वर संधि किस में होता है। संधि 3 तरह के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ हमें देखना है सदगति, यहाँ व्यंजन संधि का कार्य हुआ है। दिग्दर्शन, ये भी व्यंजन संधि है। उज्ज्वल यानी उत जोड़ ज्वल, यानी ये भी व्यंजन संधि है। लेकिन पुस्तक में अ और आ ये दोनों स्वर वर्ण हैं और दोनों का संयोग हुआ है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा पुस्तकालय, और सही ऑप्शन हमारा 1 होगा। अगला सवाल है, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन कोई नहीं पूछता। यानी ये जो इसमें एक अव्यय शब्द डालना है। अव्यय का अर्थ है जिसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कर्ता, कर्म किसी के आधार पर भी वो कभी बदलता नहीं है, वो अव्यय होता है। तो ऐसा शब्द छांट के यहाँ में भरना है जो अव्यय शब्द हो और ये वाक्य भी पूरा हो जाए। तो यहाँ वाक्य के हिसाब से, यानी आज धन कोई नहीं पूछता, इसके वाक्य के हिसाब से हमारा सही विकल्प होना चाहिए के बिना, यानी आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये सुटेबल वाक्य है, इसलिए सही विकल्प हमारा होगा 1। अगला सवाल है, उपयुक्त मध्यम पुरुष से वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ हमें मध्यम पुरुष भरना है और ऐसा भरना है जो सही हो। तो उपयुक्त मध्यम पुरुष से वो वाक्य पूर्ण कीजिए, वह कार्य न करे। अब यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इसको कि ये क्या कहता है, यानी ये आदर सूचक शब्द है, यानी वहाँ किसी बड़े के लिए बात की गई है, तो उसके लिए यहाँ बड़े के लिए कौन सा शब्द होगा, तो आप, क्योंकि मध्यम पुरुष ही चाहिए, प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं, इसलिए मध्यम पुरुष में आदर सूचक शब्द आप ही है, तो आप वह कार्य न करें, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा आप, और सही विकल्प है 3। अगला सवाल है, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। यानी पुस्तक की विशेषता क्या होगी, पुस्तकीय। दोस्तों पुस्तक की विशेषता होगी पुस्तकीय, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 3। अब यहाँ यह खाली स्थान है,
कपड़ा है। रिक्त स्थान के लिए उचित निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लिखिए। यहाँ परिमाणवाचक विशेषण लिखना है हमें दोस्तों कि परिमाणवाचक क्या होता है। तो परिमाण का मतलब होता है वजन, नाप, तौल, उसकी मात्रा। तो यहाँ हमें देखना है कि यह कपड़ा, यहाँ परिमाणवाचक क्या होगा, ये विशेषण है। गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, ये भी गुणवाचक। 5 मीटर यानी ये एक माप तोल को दर्शाता है, इसलिए सही विकल्प हमारा यही होगा 5 मीटर। यह 5 मीटर कपड़ा है, ये सही परिमाणवाचक है, इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा 1। अगला सवाल है, वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं। तो कार्य के होने की जो जिससे पता चलती है कि यह कार्य हुआ या हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया, क्योंकि क्रिया से ही हमें कार्य होने का पता चलता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। अगला सवाल है, निम्न में से विशेषण में से संबंधित अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। यानी इसमें ऐसा वाक्य छांटना है जिसमें विशेषण की अशुद्धियाँ हो। तो विशेषण की अशुद्धियाँ इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इसमें सर्वनामिक विशेषण हमें देखना है। सर्वनामिक विशेषण की अशुद्धियाँ दी गई हैं, जैसे मैं का मुझे ठीक है, मैं ये भी ठीक है, वह ये भी ठीक है, लेकिन मेरी, मैं से मुझे होता है, मेरी नहीं। यानी मेरी ये आधिकारिक संबंधवाचक विशेषण हो गया, इसलिए विशेषण की अशुद्धि इसमें है, नंबर 4। अगला सवाल है, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? तो क्रिया और विशेषण दोनों का मेल करने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो सही विकल्प हमारा यही है, यानी क्रिया विशेषण शब्द हमें क्या बताते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए सही विकल्प 2 हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्रिया निकालना है कि श्याम सोता है, तो ये कौन सी क्रिया है? तो क्रिया के बारे में हम लोग पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो जिसके साथ हम कर्म का चिन्ह नहीं लगा सकते वो अकर्मक होता है। तो श्याम सोता यानी किसी चीज़ को सोता है, यह उचित वाक्य नहीं है, इसलिए अकर्मक। श्याम सोता है कौन सा वाक्य होगा? अकर्मक वाक्य होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। इसमें भाव दिखना है, पुस्तक, वाराणसी और शेर, ये सभी संज्ञा हैं, व्यक्तिगत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है जो अंदर से दिखता हो, जिसे हम देख या सुन के परख सकते हैं? तो वह है सत्य। सत्य जो है वो मन से उपजने वाली वस्तु है, इसलिए भाववाचक संज्ञा सत्य हो जाएगा और सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का उदाहरण है? यानी वाक्य बहुत होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इसमें सरल वाक्य कौन है? तो उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। यहाँ योजक चिन्ह शब्द लग गया है दोस्तों। इसमें भी 2 वाक्य हैं, इसलिए सही विकल्प हमारा नंबर 1 होगा। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन है 1। अगला सवाल है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। ये कौन सा वाक्य है? तो जो गरीबों की सहायता करते हैं, एक वाक्य हुआ, वे धर्मात्मा होते हैं। यानी ये वाक्य जो है हमारा, दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर निर्भर करता है, आश्रित है, क्योंकि ये अगर गरीबों की सहायता करता है तभी ये धर्मात्मा होता है, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। क्योंकि मिश्र वाक्य वही है जिसमें 2 शब्द जुड़े होते हैं और दूसरा वाक्य पहले पे आश्रित होता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा मिश्र वाक्य नंबर 2। अगला सवाल है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? जैसा कि कुछ समय पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय की। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। तो प्रत्यय शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हमें देखना है कि औपचारिक में कौन सा शब्द आता है जो प्रत्यय है। तो इसका औपचारिक का मूल शब्द है औपचार, उपचार, और इसमें हम लोग लगा देते हैं इक, तब होता है औपचारिक। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सही विकल्प नंबर 3 है। अगला सवाल है, तो इस तरह के जो सवाल हैं हम देख सकते हैं कि ये 25 सवाल मैंने आपके सामने रखा। अब मैं कुछ और भी सवाल आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि हम लोग
देखिए इस तरह के और भी सवाल हमारे पास हैं जो आपके परीक्षा फल को काफ़ी हद तक सरल बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह के सवालों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं हर वीडियो में आपके लिए इस तरह के कठिन सवाल और उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे उत्तर की पहचान करनी है, इसके लिए मैं आपको तौर तरीके बताता रहूँगा। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इस तरह के सवालों के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पर मात्र 299 रुपये में उपलब्ध हैं, और साथ ही आपको हमारे तरफ से ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर भी दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।